हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 2 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी और एग्जाम गुरुजी ऐप से मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए आप टेस्ट 3 ज्वाइन कर सकते हैं, जो केवल 249 में आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। एमपीपीएससी के लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। एमपीएसआई का कोर्स अवेलेबल है। एमपीएसआई के लिए इंग्लिश का स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप या इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। हम में से हर कोई चाहता है कि वो सफल हो और सफलता के लिए हम सब यात्रा भी शुरू करते हैं, यानी कि सफलता की तरफ बढ़ते भी हैं, सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन जब मार्ग में परेशानियां आने लगती हैं तो हम में से कई लोग सफलता के मार्ग को पूरा ना करते हुए बीच में ही छोड़ देते हैं। और यकीन मानिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को बीच में छोड़ते हैं तो उतना ही रास्ता आपको वापस तय करना पड़ता है जितना आपने सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में तय किया था। उतना ही वापस आपको आना पड़ेगा, तब आप जीरो पे वापस आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पीछे ना हटने की जगह आगे बढ़ना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास ही वह कुंजी है जिसके द्वारा आप सफलता को प्राप्त होंगे। आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक प्रयास के बाद तो आपको सफलता मिलेगी ही। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो ये गुजरात में की गई। दूसरा प्रश्न, विश्व शाकाहारी दिवस, याद रखिएगा ये वर्ल्ड वीगन डे है। एक वेजिटेरियन डे होता है, वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वीगन डे विश्व शाकाहारी दिवस की, तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, भारत ने किस देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? और ये विस्तार किया है मध्य एशियाई देशों के लिए। चौथा प्रश्न है कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार जीता है? ये गली बॉय ने जीता है। पांचवा प्रश्न है कि किस फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता सर सीन कॉनरी इनका निधन हो गया है? ये जेम्स बॉन्ड सीरीज के अभिनेता थे। छठवां प्रश्न है कि चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन किया गया इनके द्वारा नागपुर में। और सातवां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आठवां प्रश्न कि किस राज्य में धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया। नवा प्रश्न है कि T20 में 1000 छक्के पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी दुनिया के कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस गेल बने हैं। और 10वां प्रश्न है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आदिल जे सुमारीवाला बने हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद का 206वां सत्र आयोजित हो रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। किसका मुख्यालय? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारत के ओम बिरला। ये जो है अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी एक शासी परिषद है, यानी कि इसकी गवर्निंग काउंसिल है। उसका 206वां सत्र हो रहा है। 1 से लेकर 4 नवंबर के बीच में इसमें भाग ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्र का आयोजन किया जा रहा है और बिरला जो है भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। कुल 144 देशों की संसद इस सत्र में भाग ले रही हैं, ये आपको याद रखना है। और शासी परिषद जो होती है वो IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसके मुख्य नीति निर्माण निकाय होता है, यानी कि ये संसदों की संसद आप इसको कह सकते हैं। यानी कि संसद जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ है उसकी ये संसद है, उसका नीति निर्माण यानी अंतर संसदीय संघ के नीति निर्माण करने के लिए यही संस्था शासी परिषद जिम्मेदार है। जैसे भारत के लिए नीति निर्माण करने का काम संसद करती है, उसी प्रकार से इंटर पार्लियामेंटेरियन यूनियन का नीति निर्माण करने का काम शासी परिषद करती है, जिसकी 206वीं बैठक आयोजित हो रही है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किस देश ने भारत के हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है, यानी कि अंतरिम रूप से 5वां प्रदेश बनाना चाह रहा है, और ये देश पाकिस्तान है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है।
इसको अंतरिम प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है। और इससे पूर्व जो राज्य था जम्मू कश्मीर, उसके तत्कालीन रियासत थी, उसका ये हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आखिर ये गिलगित बाल्टिस्तान क्या है, कैसे ये भारत से अलग हुआ और कैसे पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया और आज भी पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। अब भारत ने कहा है इसमें कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के संघ में जम्मू कश्मीर का विलय किया था, उस समय गिलगित बाल्टिस्तान जो था वो जम्मू कश्मीर का भाग था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान ये सब जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था। और चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य का संघ भारत संघ में विलय हो गया है, इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। और इस विलय को ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही इसे पलटा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान को तुरंत इस क्षेत्र को खाली करना चाहिए और इस क्षेत्र के किसी भी स्टेटस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है और मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। अब मैप में मैं आपको इन तीनों जगह के बारे में, तीनों जगह क्यों बोल रहा हूँ मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 मैप दिखाई दे रहे होंगे। ये है भारत का मैप, भारत का पॉलिटिकल मैप जो भारत ने नया जारी किया है। इसमें ये जो क्षेत्र है, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र और जम्मू कश्मीर जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख वाला क्षेत्र, तो ये लद्दाख रीजन के अंतर्गत भारत का आता है, जबकि नीचे जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। अब ये भारत का ये वाला हिस्सा है, यानी भारत इसको इस प्रकार से देखता है। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। उसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने ये लद्दाख वाला जो हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको अपना हिस्सा बताया हुआ है, लेकिन इसकी जो पूर्वी सीमा है इसका निर्धारण नहीं किया है। याद रखिएगा, ये वो हिस्सा है जो भारत का है, जिसने पाकिस्तान ने अपने मैप में इसको बताया था। अगर यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, यहाँ पर वास्तविक रूप से देखा जाए कि किस प्रकार की कंडीशन है, तो इस मैप में आप इसको देख पा रहे हैं। ये भारत का लद्दाख है, ये भारत का जम्मू कश्मीर में, जिसको जम्मू कश्मीर पहले कहा जाता था। अब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्षेत्र है अक्साई चीन, जिस पर चाइना ने अपना कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। भारत और चाइना के बीच में जो नियंत्रण रेखा है उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर ये याद रखेंगे। जबकि ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है इसको पाकिस्तान कहता है, इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम POK के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है गिलगित बाल्टिस्तान। ये आप याद रखेंगे, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है, जिसको पाकिस्तान अपना 5वां सूबा यानी कि 5वां प्रांत बनाने जा रहा है। अभी पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, और इसको अब अपना 5वां प्रांत बनाना चाह रहा है गिलगित बाल्टिस्तान को। अभी तक पाकिस्तान क्या कहता था, जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को एक अभी क्या मानता था, अपना राज्य नहीं मानता था, जबकि वो उसको स्वतंत्र कराने जैसी बात करता था। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान उस जगह पर कब्जा करना चाहता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो लाइन है इसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं आमने सामने रहती है, ये वो जगह है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो जगह आती है इसको कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर, जिस पर भारत ने अभी कंट्रोल किया हुआ है। और ये वाला हिस्सा जो है ये सांगझाम वैली है, जिसको 1963 में भारत का हिस्सा है, जिसको चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी थी 1963 में। और इसी गिलगित बाल्टिस्तान से होकर OBOR चाइना का एक इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड, OBOR ये जाना है, जिसको CPEC के नाम से भी जाना जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
तो इस पर भी भारत ने आपत्ति जताई है, क्योंकि भले ही गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है और चाइना बिना भारत की अनुमति के यहाँ से रोड नहीं निकाल सकता। तो ये आप याद रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो आप देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पिछले करंट अफेयर की। पिछले करंट अफेयर में पाकिस्तान से संबंधित मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन इसका 5वीं बार सदस्य बना है और चाइना भी इसका सदस्य बना है। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी गई है कंबोडिया को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है, और इस समझौते के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त पहल यानी कि दोनों देश मिलकर संयुक्त पहल करेंगे। तकनीक यानी प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से भारत और कंबोडिया के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बात कंबोडिया की करें, यहाँ की राजधानी नामपेन है, प्रधानमंत्री हुन सेन है और मुद्रा यहाँ की रायल है। चलिए मैप में मैं आपको कंबोडिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको कंबोडिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पूर्व में। पूर्व में आप देखेंगे ये जो आपको पर्पल कलर का देश दिखाई दे रहा है, ये कंबोडिया है, जिसकी राजधानी आप नोम पेन यहाँ पर देख पा रहे हैं। आसपास कौन से देश लगे हुए हैं, तो ऊपर आप देखेंगे तो इस जो है ऊपर थाईलैंड की सीमा लगी हुई है, इस तरफ देखेंगे तो लाओस, और इस तरफ वियतनाम की सीमा लगी हुई है, जबकि नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी कि थाईलैंड की खाड़ी है। कंबोडिया वही देश है जिसके बारे में आपने कई बार ये खासकर मंदिर देखा होगा, अंकोर वाट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है अंकोर वाट, वो कंबोडिया में ही है। ये आप याद रखेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित ये मंदिर है। तो नोम पेन यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया आपके सामने, उससे पहले कंबोडिया से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी देवयानी उत्तम खोबारगड़े को कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये मैंने हाल ही में आपको 3 अक्टूबर को बताया था। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन सा है। तो सबसे अच्छा प्रशासन वाला राज्य जो है केरल है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार केरल जो है वो देश का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य है, और इस सूचकांक को गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर उसके द्वारा जारी किया गया है, और 2 श्रेणियों में राज्यों को बांटा है, एक बड़े राज्य और एक छोटे राज्य। जो बड़े राज्यों की श्रेणी है उसमें केरल नंबर 1 पर है, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। जबकि सबसे खराब रैंकिंग की बात करें तो यूपी, उड़ीसा और बिहार है, ये उत्तर भारत के बड़े राज्य हैं। तो ये सबसे खराब रैंकिंग है किसके मामले में, प्रशासन के मामले में। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा नंबर 1 पर है, उसके बाद मेघालय और उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, जबकि सबसे बुरी कंडीशन है मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड की। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि वायुसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से तेज, ये आप याद रखेंगे। सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से, तेज गति से ये जो है अपने लक्ष्य को भेज सकती है। और क्रूज मिसाइल है, मिसाइल 2 प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो ये क्रूज प्रकार की है। ये परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया, और मिसाइल को एक ऐसे विमान से प्रक्षेपित किया गया जो तंजावुर का टाइगर्स स्क्वाड्रन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, टाइगर्स जो स्क्वाड्रन है या तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में है। बात वायुसेना की करेंगे तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, और वायुसेना प्रमुख वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। दूसरा वायुसेना से संबंधित आपको याद रखना है कि मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया, और ये पहली महिला हैं जिनको ये पदक दिया गया है। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इनने जो है डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय पर वायुसेना भवन में माई IAF मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है।
बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ था, और ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, यानी कि सभी 6 राज्यों का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर को हुआ है। हालांकि सबका सन अलग अलग है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 1 नवंबर को देश के 6 राज्यों का स्थापना दिवस है। इनमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अब देखेंगे सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953, ये याद रखिएगा। ये जो देश है, ये प्रदेश है आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यही था आंध्र प्रदेश। पहले इसकी राजधानी करनूल बनाई गई थी। बाद में 1 नवंबर 1956 में इसमें तेलुगु भाषी, ये जो तेलंगाना है जो बाद में अलग हुआ, इसको मिला दिया गया और फिर इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। तो 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को बाद में फिर से इसका पुनर्गठन हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। इसके बाद देखेंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था पंजाब से अलग होकर, और उसी प्रकार जो वर्तमान मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन सब का निर्माण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में फिर से चेंज हुआ था और उसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। पहले इसकी राजधानी करनूल हुआ करती थी। राइट, तो ये सब इन राज्यों के बारे में आप याद रखेंगे। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरईक्वानू का कोरोना के कारण निधन हो गया है, और ये तमिलनाडु के कृषि मंत्री थे। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोरईक्वानू, इनका निधन हो गया और 72 साल के थे। कोरोना से ये संक्रमित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई सारे दिग्गज जो राजनीतिक हस्तियां हैं, उन्होंने इनके निधन पर शोक प्रकट किया है। बात करेंगे तमिलनाडु की, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तमिलनाडु है। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें और विधानसभा की 235 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुईमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर, गोइंदू नेशनल पार्क यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पर है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क यहाँ पर है और मुकुरथी नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात करें प्रमुख बांधों में तो यहाँ पर कल्लानी बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। बात पिछले करंट अफेयर की करेंगे तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई सवदास भाई पटेल, इनका निधन हो गया है। उसके अलावा बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत, इनका भी निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हुआ और बिहार के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का भी निधन हो गया। उसके अलावा चितन चौहान याद रखिएगा और कमला रानी, ये 2 उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री थे और इनका भी कोरोना के कारण निधन हुआ है। बात 8वें प्रश्न की होगी कि एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैचों में अंपायर की भूमिका निभाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है पाकिस्तान के अंपायर आलिम डार ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान के आलिम डार, इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचों में मैदानी अंपायर की भूमिका निभाने का नया रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने हाल ही में 210वें वनडे मैच में अंपायरिंग की है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रूडी कर्जन, इनका सर्वाधिक वनडे मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा टेस्ट मैचों में भी सबसे ज़्यादा अंपायरिंग का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो इस प्रकार से कुल सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 387 मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। बात करें 9वें प्रश्न की कि महिला T20 चैलेंज का स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका स्पॉन्सर बना है रिलायंस जियो, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI ने जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक बनाया है। तो इस प्रकार से महिलाओं को आप इसको IPL कह सकते हो, ये आपको याद रखना। हालांकि IPL जितना बड़ा नहीं है लेकिन एक शुरुआत है। इसका आयोजन 4 से लेकर 9 नवंबर के बीच में शारजाह UAE में होना है और इस टूर्नामेंट में 3 टीमें होंगी, वेलोसिटी, सुपरनोवाज और ट्रेलब्लेजर्स। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इसी समय बिग बैश चल रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की लीग है महिलाओं की, तो इस कारण इसमें काफ़ी सारी महिला खिलाड़ी भाग नहीं ले रही हैं, लेकिन एक शुरुआत है और इसका फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं A जगमोहन राव, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि HFI इसकी वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई, एनुअल मीटिंग हुई और इसमें पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों का 3 साल के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इस निर्वाचन में तेलंगाना के जगमोहन राव अध्यक्ष चुने गए हैं, मध्य प्रदेश के प्रीतपाल सिंह सलूजा महासचिव और विनय कुमार सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। जो निवर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी कि नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, उनसे पहले जो अध्यक्ष थे, तो निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रामा सुब्रमणी हैंडबॉल लीग के चेयरमैन बने हैं, जबकि निवर्तमान महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशासन चुने गए हैं। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम है भानु अथैया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। 1982 में एक मूवी आई थी गांधी, इस मूवी की ड्रेस के लिए इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। भारत की पोजीशन काफ़ी शर्मनाक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत किस स्थान पर है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।